हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट डिस्कस करते हैं, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बराबर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि जिसमें चार्ज स्टेबल होते हैं यानी मूव नहीं करते, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव करते हैं। जैसे अपने घर में वायर्स वगैरह होते हैं तो वायर से जो करंट जाता है वहां पे चार्ज मूव करता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज मूव नहीं करता। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। स्कूल में हमने पढ़ा होगा कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेटा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। करेक्ट है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, बस इतना रखिए। ठीक है, चलो नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी भी चार्ज को हम लोग प्लस और माइनस n इंटू ई लिख सकते हैं। ई का मतलब होता है फंडामेंटल चार्ज और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये n जो होता है वो होता है इंटीजर। करेक्ट है, n जो होता है बेटा यहाँ पे इंटीजर यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, अब तुम लोग बोलो सर आपने ये क्या लिखा है? बेटा इसका मतलब क्या है एडवर्टाइज। जैसे समझ लो अपने पास एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट है, तो मैंने अगर पूछा कि डेयरी मिल्क चॉकलेट का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या है, तो डेयरी मिल्क चॉकलेट का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होगा ये छोटा सा एक स्क्वायर शेप्ड चॉकलेट हो। इसको अगर मैं रिपीट करूंगा तो पूरा डेयरी मिल्क का चॉकलेट बनता है। ठीक है, यानी डेयरी मिल्क के चॉकलेट का जो छोटा सा टुकड़ा है स्क्वायर, उसको अगर मैं रिपीट करते जाऊंगा तो बड़ा डेयरी मिल्क का चॉकलेट मिलेगा। तो वैसे ही अगर किसी भी चार्ज को लिखना है, चार्ज को बिल्ड करना है, तो हम लोग चार्ज को बिल्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ई। यानी हम लोग यहाँ पे अगर n का वैल्यू अगर 1 ले रहे तो वी कैन से 1e 2e 3e 4e, इस तरीके से बेटा चार्ज बिल्ड होते जाता है। बस इसका मतलब यूनिवर्स में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता। तो तुम लोग किसी भी चार्ज को अगर बिल्ड करना चाहते हो तो इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में बिल्ड कर सकते, जैसे 1e 2e 3e, इस तरीके से चार्ज बिल्ड हो जाता है। पॉजिटिव का मतलब होता है नेचर ऑफ चार्ज यानी प्रोटॉन्स, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर नेगेटिव चार्ज को लिखना चाहते हो तो -1e -2e -3, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही इसका मतलब होता है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज को कभी भी फ्रैक्शनल नहीं लिख सकते, जैसे हाफ ई या -1/3, इस तरीके से चार्ज को कभी भी फ्रैक्शनल हम लोग नहीं लिख सकते। यानी फंडामेंटल चार्ज को हम लोग ऐसे फ्रैक्शनल नहीं लिख सकते। फंडामेंटल चार्ज को जो नंबर मल्टीप्लाई करे वो इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे अगर तुम लोग अगर बर्थडे होगा तो बर्थडे हम लोग कैसे चॉकलेट बांटते हैं, 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट, यानी 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट्स। कभी आपने सुना है कि किसी बर्थडे में बेटा हमने बांटा कि हाफ चॉकलेट ले लो 1/3 चॉकलेट ले लो? ऐसा नहीं हो सकता। तो फंडामेंटल चार्ज को कभी ऐसे फ्रैक्शनल नहीं लिखना, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिर्फ उसको इंटीग्रल नंबर में ही लिखना है फंडामेंटल चार्ज को, इतना याद रखो। ठीक है, बस उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी। किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करते हैं? पहला मेथड होता है बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। रबिंग और बाय फ्रिक्शन। तुमको बेटा स्कूल से पता होगा, अगर तुमने ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब किया तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ की तरफ जाएंगे। ये तुम्हारा सिल्क है और ये तुम्हारा बेटा ग्लास रॉड है। ठीक है, ग्लास रॉड है। तो ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ इलेक्ट्रॉन्स गए तो सिल्क बन गया नेगेटिव चार्ज, ग्लास रॉड बन गया पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो माइनस होता है और जिससे गया वो प्लस होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, एबोनाइट का रॉड ले लिया, एबोनाइट रॉड, तो एबोनाइट रॉड को अगर हमने एनिमल फर के साथ, अगर एनिमल फर, एबोनाइट रॉड को अगर हमने एनिमल फर के साथ अगर रब किया तो एनिमल फर प्लस बन जाता है और एबोनाइट रॉड माइनस बन जाता है। इसका मतलब एनिमल फर से इलेक्ट्रॉन रॉड की तरफ गए, एनिमल फर से इलेक्ट्रॉन रॉड की तरफ गए। कौन सा रॉड? एबोनाइट रॉड, एबोनाइट रॉड, ठीक है। ग्लास रॉड प्लस, एबोनाइट रॉड माइनस, ये तुमको पता है सबको। चलो नेक्स्ट पार्ट पर जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम लोग कंडक्शन में क्या करते हैं, दो बॉडीज को टच करते हैं, दो बॉडीज को क्या करते हैं, टच। जैसे एक मैंने मेटल स्फीयर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेटल स्फीयर लिया, अभी फिलहाल मेटल स्फीयर न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल बेटा? क्योंकि इस मेटल स्फीयर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। अगर मैंने इसको एबोनाइट रॉड से अगर टच किया, एबोनाइट रॉड से अगर मैंने इसको टच किया तो एबोनाइट रॉड के पास निगेटिव चार्ज है। क्या है बेटा? निगेटिव चार्ज। तो एबोनाइट रॉड को, एबोनाइट रॉड को अगर मैंने यहाँ पे अगर टच कर दिया मेटल स्फीयर को, तो एबोनाइट रॉड से इलेक्ट्रॉन्स मेटल स्फीयर की तरफ जाएंगे, करेक्ट है। तो एबोनाइट रॉड से इलेक्ट्रॉन मेटल स्फीयर की तरफ गए। अब मेटल स्फीयर पहले से क्या बेटा? न्यूट्रल है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड से मेटल स्फीयर की तरफ गए, इसका मतलब अब मेटल स्फीयर क्या बन जाएगा? निगेटिवली चार्ज। ये होता है मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन, जिसमें हम लोग एबोनाइट रॉड को स्फीयर के साथ क्या करते हैं बेटा? टच करते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड होता है मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन। इंडक्शन में दो बॉडीज को टच करने की जरूरत नहीं है, यानी विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। तुम लोग बोले सर विदाउट टचिंग हम लोग चार्ज कैसे करेंगे? देखो, एक हम लोग ग्लास रॉड ले लेंगे, ग्लास रॉड के ऊपर समझ लो पॉजिटिव चार्ज है, और एक मेटल स्फीयर लिया जिस पर फिलहाल अभी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि मेटल स्फीयर अभी इनिशियली हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा? न्यूट्रल। मेटल चार्ज हम लोग इनिशियली ले रहे हैं न्यूट्रल। अब क्या होगा, जैसे हमने ये ग्लास रॉड अगर मेटल स्फीयर का नजदीक लाया तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव की तरफ मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड के नजदीक आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि मैंने ग्लास रॉड को मेटल स्फीयर के साथ टच नहीं किया, क्लियर? अब देखो आगे वाला डायग्राम कैसे होगा। आगे वाला डायग्राम में सिर्फ इतना होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन मेटल स्फीयर की एक साइड में आएंगे। किसकी साइड में आएंगे बेटा? जिधर तुम्हारा ग्लास रॉड है, जिधर तुम्हारा ग्लास रॉड है, बराबर। आगे सारे इलेक्ट्रॉन इधर देखो। तो इसका मतलब इस ग्लास रॉड ने क्या किया, मेटल स्फीयर के अंदर की जो चार्जेस है उनको सेपरेट किया, माइनस एक तरफ आ गया, ग्लास की तरफ आ गया, और प्लस दूर गया। अब क्या करो, इस मेटल स्फीयर को अर्थिंग करो। अर्थिंग पता है बेटा सबको? अर्थिंग करना है, मेटल स्फीयर को वायर जोड़ दो ग्राउंड के साथ। अब ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म कर देगा। तो फाइनली अगर तुम देखोगे तो मेटल स्फीयर के अंदर अब सिर्फ क्या बचा है? निगेटिव चार्ज बच चुका है। इसका मतलब मेटल स्फीयर अब निगेटिव चार्ज हो गया, बट विदाउट टचिंग द बॉडीज। इसको बोलते हैं चार्जिंग द बॉडी बाय इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस क्या है। चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा? अगर कोई भी टोटल चार्ज अगर तुमको निकालना है, किसी भी बॉडी का अगर टोटल चार्ज निकालना है तो कुछ नहीं करना, समेशन ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। जैसे अगर कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर अगर ऐसे चार्जेस है Q1, Q2 और Q3, इन सारे चार्जेस को मिला के इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज हो रहा है वो निकालना है। वो हम लोग क्या करेंगे, Q1, Q2 और Q3 को ऐड करते जाएंगे, बस इससे मिलता है टोटल चार्ज। अब तुम लोग सोच रहे कि सर आपने ऐड क्यों किया? क्योंकि बेटा चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज आर एडिटिव इन नेचर, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है। मास को देखो, अगर मेरे पास इंडिविजुअल मासेस है तो टोटल मास कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल मास होता है समेशन ऑफ द इंडिविजुअल मासेस, जस्ट लाइक चार्ज, टोटल मास इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल मासेस।
और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, चार्ज का होता है कूलम। सेकंड पॉइंट, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, लेकिन मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल पार्ट है, चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। आगे जाने के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही सिंपल है। क्या है, देखो, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant. Total charge of an isolated system remains constant. या हम लोग बोल सकते हैं, इसका दूसरा एक वर्जन होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. प्लीज रिमेंबर, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. वो एक स्टेटमेंट होता है और ये भी एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये वाला हम लोग यूज करने वाले, इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आता है। जैसे समझ लो मेरे पास एक दो बॉडीज है, एक बॉडी के ऊपर चार्ज है +1 कूलम का और दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज है -2 कूलम का। अभी अगर ये दो बॉडीज एक दूसरे के नजदीक आई, यानी अगर ये दो बॉडीज अगर एक दूसरे के साथ अगर इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? अगर ये दो चार्जेस अगर एक दूसरे के अगर इंटरेक्ट करेंगे तो उनमें चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन चार्ज को ट्रांसफर करने से पहले इन दोनों के ऊपर टोटल चार्ज कितना है वो हम लोग निकालेंगे। देखो, टोटल चार्ज इज इक्वल टू पहले बॉडी पर है +1 और दूसरे बॉडी पर है -2। ऐड क्यों कर रहे हैं बेटा? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए ऐड होता है, तो +1 -2 क्या होगा बेटा? -1 कूलम आ गया। अब चार्ज ट्रांसफर करो, मान के चलो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां से एक नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, यानी एक माइनस कूलम चार्ज इधर आ गया। ठीक है, एक माइनस कूलम चार्ज इधर आ गया, तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है। तो पहले बॉडी के ऊपर +1 चार्ज है, अब वहां से आ गया -1 चार्ज, तो -1 +1 क्या होगा बेटा? 0 कूलम होगा पहले बॉडी पर। अब दूसरे बॉडी से -1 चार्ज कम हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया दूसरी बॉडी पर? -1 कूलम। अब चार्ज ट्रांसफर होने के बाद फिर से एक बार टोटल चार्ज निकालो, टोटल चार्ज बहुत ही सिंपल है, दोनों का एडिशन कर लो, 0 + -1, आंसर कितना आ गया? -1 कूलम। तो यहां से देख पा रहे हो टोटल चार्ज बिफोर ट्रांसफर -1 कूलम था, टोटल चार्ज आफ्टर ट्रांसफर कितना आ रहा है? -1 कूलम, यानी चार्ज क्या हो रहा है बेटा? कंजर्व हो रहा है। बिफोर ट्रांसफर और आफ्टर ट्रांसफर -1 कूलम आ रहा है, चार्ज कंजर्व हो रहा है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। करेक्ट है। अब यहां पे लिखा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि यहां पे जो दो चार्ज है, इनके बीच में जो भी चार्ज का ट्रांसफर होगा इनके बीच में होगा, बाहर से कोई चार्ज नहीं आएगा, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। प्लीज रिमेंबर दिस आइडिया। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने वाले कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ, बेटा कूलम्स लॉ बहुत ही आसान है। व्हाट इज कूलम्स लॉ? अगर मेरे पास दो चार्जेस अगर होंगे Q1 और Q2, समझ लो पॉजिटिव चार्जेस है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। स्कूल में पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये लाइक चार्जेस से रिपेल करेंगे, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा इधर, यानी Q1 Q2 को रिपेल करेगा उधर, और Q2 Q1 को रिपेल करेगा इधर। ठीक है, और समझ लो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। तो कूलम ने बोला इनके बीच में जो भी रिपल्सिव फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, या उनके बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड्स को, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। और यही फोर्स इनके बीच का इनवर्सली वैल्यू होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को। बस इन दोनों को क्लब करेंगे तो प्रोपोर्शनल अगर हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये जो K होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है
9 इंटू 10⁻⁹ ये होता है फोर्स न्यूटन में, ये आर स्क्वायर लेके जाओ, आर होता है मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, ये डिवाइड होगा, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का और एक फॉर्मूला होता है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और बेटा इसका वैल्यू होता है, याद रखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है, 8.85 into 10⁻⁻12। प्लीज रिमेंबर दिस वैल्यू आल्सो एंड दिस वैल्यू आल्सो फॉर सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल। अब तुम देखो k और एप्सिलॉन नॉट इससे कोई इनवर्स है, इनवर्स होने का मतलब जो k का यूनिट होगा उसका रेसिप्रोकल एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा, तो इसका मतलब इसको उल्टा कर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर प्लस अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। इसके आगे बढ़ेगा हम लोग समझेंगे कि एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है। देखो एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है इट इज द रेजिस्टेंस फॉर द फोर्स ऑफर्ड बाय एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। यानी एप्सिलॉन एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, यानी जब हम लोग दो चार्जेस लेते हैं तो लेने के बाद उनको एक मीडियम में रखा जाता है। अगर दो चार्जेस को तुमने एयर में रखा या वैक्यूम में रखा, समझ लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने दो चार्जेस को एयर मीडियम में रखा या वैक्यूम मीडियम में रखा, तो इनके बीच में जो भी फोर्स होगा उस फोर्स को ये मीडियम क्या करता है बेटा, रेजिस्ट करता है, ऑपोज करता है, उसको एप्सिलॉन बोलते हैं। अंडरस्टैंड आइडिया? कुछ नहीं, फोर्स को रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम, क्लियर है। तो एयर के लिए रेजिस्टेंस लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर दो चार्जेस को अगर एयर में रखोगे तो उनके बीच का जो फोर्स होगा, वो फोर्स इस रेजिस्टेंस को फिर क्या होगा बेटा, इनवर्सली वैरी होगा। ऑब्वियसली बात है, एप्सिलॉन नॉट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम व्हिच ऑफर्स द रेजिस्टेंस टू द फोर्स। तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर होगा ना बेटा, वो इनवर्स में आएगा ना रेजिस्टेंस। कॉमन सेंस की बात है, रेजिस्टेंस कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं आएगा, इनवर्स में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ना बेटा, वो फोर्स को ऑपोज कर रहा है, इसलिए हम लोग इनवर्स में ले रहे हैं, बाकी इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ये होगा। अगर तुम लोग यहां पे सोचो, अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को अगर हमने पानी में रखा, इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने अगर पानी में रखा और इनके बीच में समझो डिस्टेंस अभी भी आर ही, पानी में रखा, तो पानी बेटा एयर से ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि और वो रेजिस्टेंस किसको प्रोवाइड करेगा बेटा, फोर्स को। क्योंकि आपको पता होगा पानी का मॉलिक्यूल होता है H2, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये वाला ऑक्सीजन इस पॉजिटिव Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस पॉजिटिव Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी पानी के मॉलिक्यूल दोनों चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कम होगा, क्लियर है। तो एयर को और वैक्यूम को छोड़ के अगर कोई अलग मीडियम हो गया तो उसका एप्सिलॉन लिखा जाता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय द मीडियम टू whom, to the force. So force in any medium is inversely varying with the resistance of that medium. तो इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को डिवाइड करो तो फोर्स इन द एयर को डिवाइड कर लो फोर्स बाय मीडियम, इक्वल टू लिखो। आपको पता होगा कि फोर्स को रेजिस्टेंस इनवर्स होता है, तो एयर का रेजिस्टेंस नीचे आएगा क्रॉस में, मीडियम का रेजिस्टेंस ऊपर में आएगा क्रॉस में, ऐसे रेजिस्टेंस इनवर्स होने की वजह से, बराबर। एक इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद डिवाइडिंग 1/2, तो ये जो नया रेशियो दिख रहा है तुमको यहाँ पे, इसको ऐसे रीड किया जाता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एनी मीडियम फॉर द फोर्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर और वैक्यूम फॉर द फोर्स, क्लियर है। सॉरी, एप्सिलॉन इसको रेजिस्ट करेगा, इस फोर्स को, और एप्सिलॉन इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो मिलता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
और याद रखना ये वाला के अलग है, और आपने जो स्टार्टिंग में जो के यूज किया था ना कूलम्ब्स लॉ में, वो अलग है, वो स्मॉल के होता है और ये कैपिटल के होता है। प्लीज रिमेंबर। या इसी का दूसरा नाम होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, सिर्फ नाम है बाकी कुछ नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी। और इन दोनों को मिला के एक और एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। बस ये सिर्फ नाम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब इस फॉर्मूले का मैं यूज आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल यूज क्या होता है इस फॉर्मूले का। देखो समझ लो, ये सोचो इस डायरेक्टिव कांस्टेंट के बारे में। समझ लो मैंने बोला पानी का डायरेक्टिव कांस्टेंट 80 है, पानी का डायरेक्टिव कांस्टेंट 80, वो यहां पे पुट करो, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फोर्स इन द एयर डिवाइड बाय फोर्स इन द मीडियम डिवाइड इज इक्वल टू 80। तो अभी हमने पानी के लिए लिया, तो मीडियम कौन सा होगा बेटा? वाटर, तो फोर्स इन द वाटर लिखिए। नाउ वी विल कैलकुलेट द फोर्स इन द वाटर। देखो तो फोर्स इन द वाटर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और 80 से डिवाइड होगा, तो फोर्स इन द वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन द एयर डिवाइड बाय 80। अब तुम सोच के देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो एयर में फोर्स के लिए रेजिस्टेंस कम होता है, इसका मतलब एयर में फोर्स ज्यादा हो, लेकिन पानी में फोर्स कम हो क्योंकि पानी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हम लोग डायरेक्टिव कांस्टेंट से ये सोच पाते हैं कि एयर से जब मैं पानी में जाऊंगा तो मेरा दो चार्जेस के बीच का फोर्स कम होगा, लेकिन कितने फैक्टर से कम हो गया? 1/80 फैक्टर से कम हो गया। क्लियर है बात? ये इसका मतलब होता है डायरेक्टिव कांस्टेंट, इस रेशियो का मतलब। क्लियर है? ठीक है, बस यही पार्ट है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, और ये बोर्ड में भी आता है, और ये एनडी के लिए भी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडी में भी इसके ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बेटा वीडियो देखते देखते बीच में अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट अगर ले रहे तो ले सकते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर तुम लोग इमीडिएटली उसका नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, कुछ नहीं है। समझ लो सिस्टम में मेरे पास ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। सपोज एक सिस्टम में ये सारे चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। समझ लो मैंने एक पर्टिकुलर चार्ज चूज किया Q1, तो ये जो Q2 है वो Q2 इस Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे F12। क्या बोलेंगे उसको? F12। हाउ विल यू रीड दिस 12? बेटा जो पहला नंबर होता है ना, पहला नंबर वो इंडिकेट करता है कि किस पर फोर्स लग रहा है। तो F1 का मतलब होता है फोर्स लग रहा है Q1 के ऊपर, कौन लगा रहा है? Q2, तो वो नंबर बाद में आएगा। इसको ऐसे लिखा जाता है फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, इस तरीके से। Q3 कैसे फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स F13, ठीक है, और Q4 लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स F14। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं? देखो समझ एक मैंने कोई पर्टिकुलर चार्ज अगर चूज किया, पर्टिकुलर चार्ज, तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऐसा बोलता है कि व्हेनेवर नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देन द नेट फोर्स acting on a particular charge due to the presence of other charges is the vector sum of all the forces acting on a particular charge। यानी इस पर्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है F12, F13, F14, इन सबका वेक्टर सम होगा, F12 बार, F13 बार एंड F14 बार। क्लियर है? बहुत ही सिंपल पार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। यानी ये सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोलो, मैंने जो एक पर्टिकुलर चार्ज चूज किया था Q1, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है इन सब का वेक्टर सम होगा, यानी इन सब इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। करेक्ट है? बहुत सिंपल प्रिंसिपल। आगे हम लोग बेटा बढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? समझ लो मैंने प्लस Q चार्ज एक चूज किया, उसके अराउंड एक इनविजिबल स्पेस होता है। समझ लो मान के चलो ये वाला स्पेस है, इनविजिबल स्पेस है। इस इनविजिबल स्पेस में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज कर रहा हूं, से
प्लस क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू के अराउंड एक इनविजिबल स्पेस है, उस स्पेस में अगर मैंने स्मॉल क्यू, स्मॉल लेटर क्यू वाला चार्ज अगर लाया, तो इस चार्ज के ऊपर इस कैपिटल क्यू की वजह से फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा? फोर्स। करेक्ट है। तो इस रीजन को या इनविजिबल स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी स्पेस को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्पेस को हमने नाम दिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हाउ विल यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड? It is the space around a given charge in which if we place the other charges, those charges will experience a force. जैसे ये प्लस है और ये भी प्लस है तो रिपेल होगा तो फोर्स लगेगी। लेकिन अगर कोई चार्ज अगर मैंने इस स्पेस से अगर बाहर रखा, इस स्पेस से अगर कोई चार्ज अगर बाहर रखा, इस चार्ज के ऊपर ये जो बीच वाला चार्ज है कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब तक ये चार्ज तुम लोग इसके एक पर्टिकुलर स्पेस में अगर नहीं लाओगे तब तो फोर्स नहीं लगेगी उसके ऊपर। तो ये जो इनविजिबल स्पेस है या जो रीजन है उसी को हमने क्या नाम दिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज रिमेंबर दिस आइडिया, ठीक है। उसके बाद एक टर्म होता है और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं है, अभी मैंने बोला कि एक गिवन चार्ज होता है, गिवन चार्ज, उसके अराउंड का जो स्पेस है उस स्पेस में मैंने एक दूसरा चार्ज लाया तो दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है, आइदर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव डिपेंडिंग ऑन द साइज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी ये जो हमारा टेस्ट चार्ज था इसको क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज। और बीच वाले चार्ज को बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां से तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम होगा। क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। अब तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन भी लिख सकते हो। डायमेंशन कैसे होगा बेटा? डायमेंशन देखो, न्यूटन का मैंने डायमेंशन याद रखने के लिए बोला 112 नंबर की बस 1 10⁻², बराबर है। और नीचे डायमेंशन ऑफ कूलम होगा, तो कूलम का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं I = Q/T। और Q का डायमेंशन जो होता है वो I × T का होता है। I × T का मतलब A⁻⁴ T⁻⁴ बराबर है। तो नीचे आप लिखेंगे A⁻⁴ T⁻⁴ अगर ऊपर गया तो फाइनल लिखो L⁻⁴ M⁻⁴ T⁻³ और A को भी ऊपर लेके जाओ A⁻⁻⁴। ये होता है तुम्हारा डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। प्लीज रिमेंबर द आइडिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रैक्टिकली कैसे निकालते? देखो, प्रैक्टिकल वे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E बार का वैल्यू। प्रैक्टिकल वे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो क्या करते हैं, हम लोग दो प्लेट्स लेते हैं, दो प्लेट्स, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज प्लेट, ठीक है। देखो पॉजिटिव प्लेट का एनर्जी ज्यादा होता है तो इसको हम लोग लिखेंगे VA और VB। तो इसका अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाई पोटेंशियल, और इसका अगर एनर्जी कम है इसको बोलेंगे हम लोग लो पोटेंशियल, ठीक है। यानी इन दो प्लेट्स के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा PD वो क्या होगा? VA - VB, VA - VB, क्लियर है? VA - VB। अब सोच के देखो, इन दो प्लेट्स के बीच में अगर मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, समझने के हिसाब के लिए हम लोग काम करेंगे, बहुत ही सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। समझ लो लो पोटेंशियल मेरे पास 10 जूल का है और हाई पोटेंशियल मेरे पास 100 जूल का है। तो क्या लगता है, सोच के देखो, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो अपने प्लस की तरफ जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस और प्लस में रिपल्शन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर प्लस की तरफ अगर लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क के पॉजिटिव चार्ज प्लस की तरफ जा ही नहीं सकता।
वर्क करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो कॉमन सेंस की बात है, अब कितना वर्क करना पड़ेगा सोच के देखो। अभी ये जो टेस्ट चार्ज है वो ऑलरेडी कितने एनर्जी पर है, 10 जूल की एनर्जी पर है। तो 10 जूल से उसको 100 जूल की तरफ लेके जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 90 जूल का, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 10 जूल की एनर्जी है। अब एक्स्ट्रा 90 जूल दे दो तो उतना हमने एनर्जी उसको सप्लाई किया। तो हाउ मच इज द वर्क डन पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज, कितना निकाला हमने बेटा, 90 जूल। कैसे बोला हमने 90 जूल, क्योंकि ऑलरेडी ये क्यू 10 जूल पर था, 10 से उसको 100 पर जाना है, तो 90 जूल का एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो 90 यानी तुमने क्या किया बेसिकली, ये जो हायर पोटेंशियल था 100 जूल, उसको माइनस किया लोअर पोटेंशियल से, तुम्हारा वर्क डन कितना आ गया, 90 जूल का। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी ही तुम्हारा वर्क डन होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी तुम्हारा वर्क डन हो गया। इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो यहां से एक वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया V into Q का। देख कितना आसानी से हमने इसको किया। लेकिन हमको पता है कि वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इस डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा है और दो प्लेट्स के बीच का समझ लो डिस्टेंस है d। तो चार्ज कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, d। इसका मतलब F into D is equal to V into Q। तो यहां से हम लोग Q को डिवाइड कर लो इधर, तो F upon Q is equal to V upon D। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ना अभी थोड़ी देर पहले, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वही है E is equal to V by D, करेक्ट है, E is equal to V by D। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक नया फॉर्मूला मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट में और डिस्टेंस होता है मीटर में। तो वोल्ट पर मीटर वाला एक फॉर्मूला नया आ गया। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वे टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लीज रिमेंबर दिस, इसको भूलना मत। अच्छा, अब याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको डायरेक्शन देना जरूरी, क्या देना जरूरी है, डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन होता है हमेशा प्लस टू माइनस। क्या डायरेक्शन होता है बेटा, प्लस टू माइनस, यानी जो करंट का डायरेक्शन होता है करंट का, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है। प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्शन का अगर सेंस पता चल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एक नया फार्मूला होता है कि E बार इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, माइनस dV बाई dx। आप लोग बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे लिखा इसको, देखो तुम लोग इस प्लेट में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस टू माइनस होगा। क्या होगा बेटा, प्लस टू माइनस। लेकिन तुम लोग कॉमन सेंस की बात देखो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए E बार इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं नेगेटिव ऑफ dV, करेक्ट है, नेगेटिव ऑफ dV। प्लीज रिमेंबर द आइडिया, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम लोग लिखते हैं नेगेटिव ऑफ dV। क्यों, क्योंकि ऐसा एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैं उसको भी डायरेक्शन से बता सकता हूं। कैसे, देख इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, करेक्ट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस टू माइनस, यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो इन दोनों का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, ऐसे सोच। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर है, वो बाद में पता चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला देखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो स्केलर अपॉन स्केलर इट इज स्केलर। तुम लोग फिर बोलोगे सर आपने फिर पोटेंशियल डिफरेंस को एरो कैसे दिखाया, मैंने उसको समझाने के लिए बताया। क्लियर है, ये इधर ऐसे बढ़ता है और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस जाता है, तो दोनों अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन यहाँ पे लगा है, ऐसे सोच। याद रखना बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो कि सर आपने ये dx क्या कहता है, dx कुछ नहीं बेटा, चार्ज वो कितना डिस्प्लेस होगा ना दो प्लेट्स के बीच में, दो प्लेट्स के बीच में चार्ज कितना डिस्प्लेसमेंट करता है ना, वो dx होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दूसरा पार्ट हो गया मैं अपलोड करने वाला हूं। थैंक यू सर। लाइक शेयर सब्सक्राइब